Good morning, students. I am Shailendra Chaurasia, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya Kota number 2, Jaipur region. In this class, we are going to discuss the next section of the chapter development from the book Understanding Economic Development, Social Science. These are the contents. The first content is introduction, next meaning and definition of development. Next one is growth and development. After that, what development promises, different people, different goals. The next one is income and other goals. After that, in national development. Next is how to compare different countries or states. Next one is income and other criteria. In the previous classes, part 1 and part 2, we have already completed thoroughly and understand about the concept of these development. Okay, in this class we have to discuss about the public facilities and sustainability of development. Okay, डिस्कस अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज. हमने बात की ना पहले कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों की इनकम भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं कर सकती है. ठीक है, लोगों के पास चाहे कितनी ही इनकम हो, जिनकी पॉकेट में चाहे कितनी ही मनी हो, ठीक है, वो ऐसी सर्विसेज हैं जो वो खुद अपने लेवल पे नहीं खरीद सकते हैं, और अगर खरीद सकते हैं तो कुछ लोग जरूर खरीद सकते हैं, हर एक व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकता है. ये हमें यहाँ पे ये चीज समझनी होगी. ठीक, तो अगली चीज अब यहाँ समझेंगे यहाँ पे कि इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. It means money cannot buy all the goods and services that we may need to live well. मतलब हमारे अच्छा जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें हम अपनी इनकम से ही प्राप्त कर पाए. ठीक है, कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और उनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हम डेवलप हैं या नहीं है. ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं. जैसे पहला एग्जांपल है, क्या है हमारे पास, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. अब हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है. अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कह सकते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग कंट्रीज के और अलग अलग स्टेट्स के हमारे पास है. दिल्ली हम जानते हैं कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, नो डाउट वो अदर मामलों में डेवलप माना जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा है. इसके अलावा अनअडल्टरेटेड मेडिसिन हम देख पाते हैं यहाँ पे. ठीक है, कुछ मेडिसिन से जो रिक्वायर्ड है वो अगर हमें सही तरीके से नहीं मिल पाती हैं तो भी उस केस में हम अपने आप को, अब हम खुद घर पे तो बना नहीं सकते ना मेडिसिन को. ठीक है, ये तो हमें खरीदनी पड़ेगी, और अगर वो मिक्स वाली मिलती है, कंटेमिनेटेड मिलती है, तो ऐसे केस में हमारे जो स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ है, उसे हम मेंटेन कभी भी नहीं रख सकते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. भाई जो डिजीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम हम अपनी इनकम अगर ज्यादा होगी तो कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वो काम तो पब्लिक फैसिलिटीज के रूप में हमें मिलेगा जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, कि किस तरीके से हमें इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है, किस तरह से प्रोटेक्ट होना है, उसका क्या वैक्सीनेशन है, वो सारा हम अपने प्राइवेट लेवल पे खुद की इनकम से, खुद की मनी से, खुद की पॉकेट मनी से कभी भी नहीं कर सकते हैं. और इसीलिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की और पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है. ठीक है, उसके बाद हम देखें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी. भाई आप सोचो, अगर पुलिस नहीं हो, अगर आर्मी नहीं हो, तो क्या हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू सिक्योर आवरसेल्फ फ्रॉम द enemy of the country and society. That is why the
Police, army is compulsory or required for the safety and security of the society and country. ठीक है, ये भी पब्लिक फैसिलिटीज है. हाँ, हमारी इनकम ज्यादा हो तो हम अपने आप पे गार्ड रख सकते हैं, लेकिन वो हमारी सिक्योरिटी की पूरी तरह से इंश्योर नहीं कर सकता है. ओके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी हम कुछ लोग अपने आप में लेवल में कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इसको भी इंश्योर नहीं कर सकता है. तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्रोवाइड करवाए. इसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटी इन द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी में जो सैनिटेशन फैसिलिटी वो भी हम पर्सनली कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसे पब्लिक फैसिलिटीज में शामिल करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रूट्स and better transportation system. We can understand the importance of the transportation system and communication system of the country and importance of the routes. Without the availability of the proper routes and better transportation system, economy cannot grow properly and in required form and cannot develop. We cannot ensure the interconnectivity between the two states and countries when we do not have the sufficient routes and better road and transportation facilities. ठीक है, जब है ही नहीं हमारे पास तो हम कहां से लाएंगे. ठीक है, हम पर्सनली रोड तो नहीं बनवा सकते ना कि हमारी गाड़ी जा रही है और हम रोड बनवा लें सिर्फ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो ये फैसिलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और इसीलिए ये पब्लिक फैसिलिटी है. द नेक्स्ट वन इज द पब्लिक पार्क. हम जानते हैं हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन हम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पार्क जिसमें कि लोग जाते हैं अपना हेल्थ बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट का आनंद लेते हैं, अच्छे साफ सुंदर स्वच्छ वातावरण का मजा वो ले पाते हैं, वो सिर्फ पब्लिक पार्क की वजह से ही पॉसिबल होता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन टू ऑल. सभी को जो शिक्षा है वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी का एक पार्ट है. क्यों? क्योंकि हमारे खुद का स्कूल होगा और हम सिर्फ पढ़ेंगे. सुनने में कैसा अजीब सा नहीं लगता आप लोगों को? ठीक है, जब अजीब सा लगता है हम लोगों को तो हम कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन हम खुद का पर्सनली हम अपना ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत हाईएस्ट स्टडीज के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए गए हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज द मेडिकल फैसिलिटी. ओके, ये भी पब्लिक फैसिलिटी है क्योंकि हम खुद का मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते, हर बीमारी का अपना खुद में एक डॉक्टर नहीं हो सकता. ठीक है, तो ऐसे केस में हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी. एंड द अनदर इज द फूड सिक्योरिटी. ठीक है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है. पब्लिक फैसिलिटी में इसमें शामिल किया गया है. गवर्नमेंट अपने अलग अलग तरीकों से, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बफर स्टॉक है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनके थ्रू वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में भूखे न सोएं, उन्हें जितना जरूरी है न्यूट्रिशन और सफिशिएंट फूड मिलता रहे. ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटी भी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. आप एक बार सोच के देखो ना कि अगर ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा. आप ऐसे देश की कल्पना करो जहां पे आप ही हो, आपके पास बहुत सारी इनकम है, लेकिन और बहुत जितने लोग हैं सबके पास बहुत बहुत अमीर है सारे के सारे, लेकिन ये फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, तो क्या वो खुद डेवलप कर सकते हैं? वो खुद नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वाई देयर इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, द another important thing is the human development report. क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? भाई हम जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे मेजरमेंट हैं हमारे सामने, लेकिन वी कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग. ओके, दैट इज व्हाई वी कैन हैव सम इंडिकेटर्स with us to ensure or to represent the development of the human being, to development of the country. Okay, that is why UNDP published the Human Development Report. It compares countries based on educational level of the people,
their health status, and per capita income. These three dimensions before the Human Development Report: education, health status and per capita income. अब जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे ये उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा. ठीक है, चलो अभी आगे हम बात करते हैं. उसके पहले एक चीज है बॉडी मास इंडेक्स, हम इसको समझ लें. एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने. बेसिकली इट इज अ वे टू फाइंड आउट वेदर वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट, यानी कि हम पूरी तरह से नरिश्ड हैं या नहीं है. इस बात को हमारा बॉडी मास इंडेक्स डिफाइन करता है, यही क्लियर करता है. और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा वेट होता है उसे किलोग्राम में डिवाइड करते हैं हाइट को स्क्वायर करके. ठीक है, अब सबका अपना है कि अब उस हाइट के हिसाब से उनका एक बॉडी मास इंडेक्स दिया गया है. अगर बॉडी मास इंडेक्स उससे कम होता है तो भी हम अंडरनरिश्ड में आ जाएंगे, और अगर उससे ज्यादा होता तो भी अंडरनरिश्ड में आ जाएंगे. ठीक है, यानी कि हमें जो जितना जरूरी पोर्शन है वो नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर होना चाहिए. ठीक है, कुछ डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है कंपैरिजन के लिए, हम देख सकते हैं और हमें समझना भी है इसे. ठीक है, कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है अपने जो नेबरहुड कंट्रीज है उनके अंदर भी. तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम, वन ऑफ द इंडिकेटर टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी. Okay, per capita income, gross national income per capita income on the basis of the purchasing power parity in dollars. This is the data of the 2011. The gross national per capita income is the maximum in Sri Lanka, that is the 11,326. Okay, the life expectancy at birth is in 2017 is the 75.5. The mean years of schooling of people is 25 and above is the 10.9 years, and the SDI rank in the world is the 76. Okay, but in comparison to Sri Lanka, India is on back foot because the gross national per capita income is 6,353, sorry, and the life expectancy is the 68.8. and the mean years of schooling of the people aged 25 and above is the 66.4, and the SDI rank in the world on the basis of the data of 2018 is 130. Okay, it means we can easily understand that India is on back foot in the case of Human Development Index. Okay, यहाँ तक कि श्रीलंका से हम बहुत पीछे हैं. ठीक है, तो हमें और ज्यादा भी अच्छा करने की जरूरत है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम उसे हमें बढ़ाना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसे भी हमें इंक्रीज करनी है. हम देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल की, है ना, और बांग्लादेश, दोनों देशों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है ना. आप देख पा रहे हैं इस चीज को. तो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो हमें और ज्यादा भी मेहनत करने की जरूरत है, और उस मेहनत को करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो many improvement has been suggested in calculating SDI, and many new components have been added to the Human Development Report. Okay, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is the most important. That is why these are the indicators have been taken in the Human Development Index. Okay, now the next one is the sustainability of development. अच्छा, क्या होती है सस्टेनेबिलिटी? बहुत क्लियर मीनिंग इसका. क्या जो डेवलपमेंट आज हमारा हुआ है उसे हम फ्यूचर में भी सस्टेन कर पाएंगे, फ्यूचर में बना रख पाएंगे? दिस इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. इट मीन्स we have to fulfill our present need with ensuring that the whatever resources available to fulfill the present need will also be available for the fulfillment of the future generation. Okay, now the sustainability of development involves finding ways for continuous development
without the risk of running out of resource or causing irreparable damage to environment. Okay, and sustainability of development would involve more efficient use of our existing resources so that they would keep safe for future generations. तो यही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि हमारा जो अभी डेवलपमेंट हुआ इसको हम कंटिन्यूस रख पाए, हमारे रिसोर्सेज हम बनाए रख पाए, ठीक है, इस तरह का डैमेज नहीं हो एनवायरमेंट का जो कभी रिपेयर ही ना हो पाए, ठीक है। इसके अलावा हम कितना ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को, हम इसकी भी बात इसमें करते हैं, ठीक है, और हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इनको सेफ रख पाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पे, जैसे एग्जांपल नंबर 1, ग्राउंड वाटर इन द इंडिया। हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, एग्रीकल्चर में जो बूम आया है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे, तो हमने क्या किया है, हमारे जो ग्राउंड वाटर उसका ओवर यूज किया है, और ओवर यूज करने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, बहुत नीचे चला गया है, और धीरे धीरे हम जान रहे हैं जिस तरह का क्लाइमेटिक चेंज आता जा रहा है, उस क्लाइमेटिक चेंज आने की वजह से भी, उस क्लाइमेटिक चेंज के आने की वजह से भी जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत डाउन होता जा रहा है। तो अब इस बात की चिंता हमें सताने लगी है कि आने वाले टाइम पे, आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को वो ग्राउंड वाटर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्लियर? ओके, लेट मी डिस्कस द अनदर, द एक्सहॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह है, ठीक है, ये अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। देखो रिजर्व्स हमें दी गए हैं इस टेबल में, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में 808,000 मिलियन बैरल्स, नंबर ऑफ इयर्स रिजर्व्स विल लास्ट 70 साल और चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 मिलियन बैरल्स हैं, ये 10.5 से 10.5 साल और चलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में इतना है और इतने साल और चल जाएगा। ये सारा आइडिया हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हम हमारा कंजप्शन कम नहीं कर पा रहे हैं, और इसी तरह से अगर कंजप्शन चलता रहा तो डेफिनेटली इट विल एग्जॉस्ट वन डे and we will not able to do anything. Okay, that is why we have to make such type of policies which will improve the system of the consumption and use of the natural resources in present time as well as in the future. ठीक है, तो अब भाई हम कैसा सिस्टम डेवलप करें कि अभी कंजप्शन हम इतना करें कि फ्यूचर के लिए भी वो बना रहे। तो इस सारे रिसोर्सेज को हमें ढूंढने की जरूरत है, और वो रिसोर्सेज अब हम धीरे धीरे डेवलप कर पा रहे हैं, जैसे कि हम जो अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, टेक्नोलॉजी नई से नई हमारे सामने आ रही है, जैसे सोलर एनर्जी हम बात करें, टाइडल एनर्जी की हम बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, है ना, बायोगैस वगैरह है। तो इस तरह के जो अदर एनर्जी सोर्सेज है उनके ऊपर हम अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, ताकि हम हमारे डेवलपमेंट को सस्टेन रख सकें आगे के लिए भी, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। ओके, इन लास्ट वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड द consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries। आपको पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, ठीक है, कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कभी भी ये नहीं देखता है कि नेशनल बाउंड्री है या स्टेट बाउंड्री है, ठीक है। दिस इश्यू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, कोई एक राष्ट्र संबंधित नहीं। आज हम जानते हैं कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या हमारे देश पे इम्पैक्ट डालेगी? ऐसा नहीं, वो पूरे वर्ल्ड पे अपना इम्पैक्ट डालेगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सभी को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी नेशनल बाउंड्री या स्टेट बाउंड्रीज की बात नहीं करता है, ये पूरे वर्ल्ड को एक परिवार मानता है और उसके ऊपर एक साथ अपना नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर लिंक्ड टुगेदर, हमारा जो भविष्य को जुड़ा हुआ है वो अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज से अलग है, बैकवर्ड कंट्रीज से अलग है, ऐसा नहीं है। सारी कंट्रीज का फ्यूचर एक साथ जुड़ा हुआ है। That is why the sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together.
सभी एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों? एक साथ काम करने के पीछे का कारण है कि कोई भी एक एरिया, कोई भी एक व्यक्ति, एक ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट एंश्योर the sustainability of the development in the future. Okay, that is why all the people, all the technology holders, okay, people have to do any type of work simultaneously and be together. तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हम एक्चुअल में डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के ये बात समझ में आई होगी कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट एक बहुत छोटा एस्पेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एक ह्यूज कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम इसको बहुत एक कॉन्ट्रैक्ट नेचर का कभी भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, सोसाइटी के लेवल पे अपने पैरामीटर्स हैं, एक पर्सन के लेवल पे अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट है मटेरियल थिंग्स के। अदर जो चीजें हैं, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, डिग्निटी है, डेमोक्रेसी है ना, ये सारे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए इनकम है। क्योंकि हम इन सब नॉन मटेरियल थिंग्स को छोड़ के सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर बेस होकर कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी सोसाइटी का, अच्छे समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, न कि एक कॉन्ट्रैक्ट सा डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है, एक समग्र जो धारणा है वो अपनाने की जरूरत है। तभी कोई भी कंट्री, कोई भी जो स्टेट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर पाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। ओके, आई होप आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके बिहाफ पे अपने खुद के नोट्स तैयार करेंगे और जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उन्हें सही तरीके से आप सॉल्व करेंगे और पूरे मनोयोग से, अपनी पूरी इंटेलिजेंस के साथ में आप इस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझेंगे और एक ग्रुप डिस्कशन बनाकर, एक ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपस में अपने जो साथी उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।